So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. तो बॉस 3 चैप्टर आपके कॉमर्स के बैक टू बैक आपके पास तक पहुंच चुके हैं, कई सारे पार्ट्स में आए थे। ये चैप्टर छोटा है तो सोचा मैंने कि इसको वन शॉट में पूरा रिवाइज कर देते हैं, वन शॉट में एक एक चीज कंप्लीट कर देते हैं जो आपको चाहिए। इसके अलावा भी कुछ अगर मिस आउट हो जाता है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख कर देना कि सर इस चैप्टर में एक चीज सिलेबस में है और आपने मिस कर दी है या ऐसा कुछ होता तो जरूर बताइएगा। अच्छा, बाकी और बताओ क्या चल रहा है। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एकदम सर पर आ गए हैं भाई, आज हो गया है करीब करीब 8 सितंबर। तो कब है पेपर आपके, बताना कैसे हो रहे हैं एग्जामिनेशन, कैसा परफॉर्म कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो चलो मिलते हैं और बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। जो पहला इसके अंदर टॉपिक पढ़ना है हमें वो है आरटीजीएस क्या होता है। आरटीजीएस का मतलब है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें 2 चीजें हैं, एक तो है टर्म रियल और एक टर्म है ग्रॉस। इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉस मतलब तुरंत, ग्रॉस मतलब टोटल फाइनल सेटलमेंट कर दिया, और रियल टाइम मतलब तुरंत के तुरंत। वो याद नहीं है, अभी के अभी, सिंघम वाला डायलॉग, मतलब इसमें पैसा अभी के अभी ट्रांसफर होता है। अब जरा इसकी मीनिंग पर आते हैं और देखते हैं क्या है। इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम अंडर विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर ऑन अ रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। ठीक है ना, पूरा अमाउंट एक साथ ट्रांसफर कर दिया जाएगा और तुरंत के तुरंत कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके कुछ फीचर्स के ऊपर। क्या है फीचर्स, आइए देखिए। अवेलेबल ऑन सीबीएस इनेबल्ड ब्रांचेस ओनली। ठीक है ना, कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें एक अगर आप एक ब्रांच के कस्टमर नहीं बनते हो, एक बैंक के कस्टमर बनते हो, तो ये ट्रांजैक्शन उन्हीं ब्रांचेस बैंक्स में हो सकता है जो सीबीएस इनेबल्ड होती हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस आर प्रोसेस्ड इंडिविजुअली एंड कंटिन्यूअसली थ्रू आउट बैंकिंग आवर्स। अब यहां पर एक कैच आ गया कि भैया आरटीजीएस बैंकिंग आवर्स के अंदर ही होता है। ठीक है ना, बैंकिंग आवर्स के बाद आरटीजीएस आप नहीं कर पा रहे होगे। जनरली 4 बजे तक का आरटीजीएस का टाइम होता है। आप जैसे ही जाएंगे वैसे ही ट्रांजैक्शन प्रोसेस कर दिया जाता है। मिनिमम अमाउंट इज 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपए से नीचे की पेमेंट आप आरटीजीएस के थ्रू नहीं कर सकते हैं। एंड देयर इज नो अपर लिमिट, जितना चाहें उतना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक और बात, ट्रांसफर इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। फाइनल एंड इररिवोकेबल का मतलब तुमको समझ में आता है। फाइनल का मतलब यह होता है कि एक बार अगर ट्रांजैक्शन हो गया तो वापस से उसको चेंज नहीं कर सकते, फाइनली हो जाएगा वो। इररिवोकेबल है भैया, वापस नहीं हो सकता है, तो सोच समझकर आरटीजीएस करो। तो आरटीजीएस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीनिंग क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, ये दोनों प्रिपेयर कर लो। मेरे हिसाब से जो नोट्स मैं आपको सामने सामने दे रहा हूं ये लिख लोगे तो काम इतने में ही बन जाना है। ठीक है ना, इतने नोट से ही आपके मार्क्स इस चैप्टर में मिल जा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं बच्चा पार्टी। अगला टॉपिक है हमारा एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एनईएफटी क्या होता है और ये आरटीजीएस से कैसे डिफरेंस है, इसका डिफरेंस भी तुमको साथ साथ बताते चलूंगा, क्योंकि सिलेबस में है हमारे और कई बार पेपर में भी पूछा जाता है। तो क्या कह रहा है, एनईएफटी इज अ कंट्री वाइड सिस्टम बाय विच एन इंडिविजुअल कैन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड्स। ये तो उसमें भी हो रहा था, वहां पे भी इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर हो रहे थे, यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर हो रहे थे। वहां एक ब्रांच से दूसरे एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर हो रहा था। मगर यहां मान लो शुभम जगदीश को पैसे भेजने हैं किसको, लेट्स से रतन टाटा को। मैं शुभम जगदीश पैसे भेज रहा है, आयरॉनी देख लो, अनॉनिकल कितनी बात है ये। शुभम जगदीश पैसे भेज रहा हूं, शुभम जगदीश का कोई अकाउंट नहीं, शुभम जगदीश को कैश में पैसे भेजने हैं रतन टाटा के अकाउंट में। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं आरटीजीएस कर सकता हूं क्या, नहीं, मैं क्या कर सकता हूं, एनईएफटी। तो मतलब एक बंदा जिसका अकाउंट भी नहीं है वो भी किसी को पैसे भेज सकता है एनईएफटी के थ्रू। अब इसके फीचर्स जानो, फीचर्स जानकर आप इसको कंबाइन कर इसकी डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हो। फीचर्स में क्या है, बैंक ब्रांच मस्ट बी एनईएफटी इनेबल्ड। वहां पर सीबीएस इनेबल्ड था, यहां पर एनईएफटी इनेबल्ड होना चाहिए जिस भी ब्रांच में आप पैसा भेज रहे हैं। An individual can make use of NEFT even without having a bank account by depositing cash। और अगर आप कैश में भेजेंगे तो मैक्सिमम लिमिट होती है 49,999। बात समझ में आ गई, यह भी डिस्कस भी किया। अगला क्या है, नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट। अगर आपका अकाउंट है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में अगर आपको भेजना है पैसा, तो उसके लिए कोई लोअर लिमिट और कोई अपर लिमिट नहीं होती है। आरटीजीएस में लोअर लिमिट 2 लाख रुपए थी,
याद है ना? एक और चीज, यहां पर ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ना वो बैचेस में सेटल्ड होते हैं, कुछ टाइम पर ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब एक साथ तुरंत प्रॉम्प्ट ट्रांजैक्शन नहीं होता है, बैचेस में ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे सुबह 3 घंटे के जितनी फाइल्स आई उसका 1 बजे हमने सेटलमेंट किया, फिर 1 बजे से 3 बजे तक जितनी फाइल्स आई उनका 3:30 बजे सेटलमेंट किया। इस तरह से बैचेस में ट्रांजैक्शन होता है, इंस्टेंट ट्रांसफर पैसा नहीं किया जाता है अंडर NEFT। क्लियर हो गया? तो अब ये मैंने स्लाइड तुम्हारे लिए छोड़ी, अब तुम्हें कोई 4 डिफरेंस लिखकर मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। आरटीजीएस NEFT का क्या डिफरेंस है, और अगर कॉपी में लिख रहे हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर दो। इंस्टाग्राम कैसे पता करेंगे? शुभम जगदीश सर्च कर लो भाई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं अपन लोग ई बैंकिंग के बारे में। ये बॉस ई बैंकिंग क्या होता है, आजकल बड़ा फेमस है। हालांकि ये चैप्टर बड़ा स्टूपिडिटी भरा है, मेरे सारे बच्चों को, दुनिया के सारे बच्चों को ये चैप्टर समझ में आता है भाई बड़े आसानी से। ठीक है ना? है क्या है, हो क्या रहा है, आओ देखो जरा। ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है? बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स। इट इज अ बैंकिंग ओवर इंटरनेट, इट इज अ पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग। ठीक है ना? ई बैंकिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन जो आप ओवर इंटरनेट कर रहे हो, वर्चुअल बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो, वो ई बैंकिंग के अंदर है। अब ई बैंकिंग में कुछ फीचर्स हैं जो हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारा काम बन जाए। फीचर्स में क्या है भैया? नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, क्लाइंट एंड बैंक मस्ट अंडरस्टैंड ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, बोथ बैंक एंड क्लाइंट नीड कंप्यूटर और मोबाइल, क्लाइंट हैज टू गिव ई बैंकिंग ऑप्शन। मतलब अगर तुम्हें ई बैंकिंग करनी है तो तुम्हें बैंक से ई बैंकिंग का ऑप्शन टिक करवाकर आईडी पासवर्ड कलेक्ट करना पड़ेगा, तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में, तुम्हें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। ये कुछ फीचर्स हैं ई बैंकिंग के। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस है, हर बच्चे को आज की डेट में पता है। खैर आगे बढ़ते हैं और हम आ रहे हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर। ये पेपर में कई बार पूछा भी जाता है। एडवांटेजेस क्या है, ई बैंकिंग के फायदे क्या है? पहले ई बैंकिंग के फायदे कस्टमर्स को क्या होंगे जरा ये देखते हैं, फिर बैंक को क्या फायदा है ये देखते हैं। आप दो प्रिपेयर कर सकते हो, काम बन जाने वाला है इसमें। कस्टमर को क्या फायदा होता है? बैंक जाने की जरूरत नहीं, आपके लिए बैंक 24 आवर 365 डेज अवेलेबल है। ठीक है ना? बैंक जाकर ट्रांजैक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। कस्टमर फील अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है ना? हमें लगता है या हमें सिक्योर फील होता है जब हम ई बैंकिंग करते हैं, क्योंकि पता है कि हम अपने हाथ से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब चाहें तब कर सकते हैं। ठीक है ना? दूसरा, अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक इंक्रीजेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। भाई मेरे को रात में 8 बजे ट्रांजैक्शन करना है, 10 बजे ट्रांजैक्शन करना है, 11 बजे करना है, मुझे बैंकिंग आवर्स के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, बिकॉज यहां पर हमें अनलिमिटेड एक्सेस मिल रही होती है। खैर बढ़ते हैं, बैंक को क्या फायदा होता है? बैंक गेन्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आज की डेट में तो वैसे सारे बैंक्स में ई बैंकिंग हो रही है, लेकिन जब नहीं हुआ करती थी, जिस बैंक में ई बैंकिंग जैसी फैसिलिटी थी, वहां उसको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता था ओवर इट्स राइवल बैंक्स। दूसरा क्या है? सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस रिड्यूसेस लोड ऑन ब्रांचेस। क्या हो रहा है कि अभी सेंट्रलाइज डेटाबेस बन रहा है, तो इंडिविजुअल ब्रांच के ऊपर वर्कलोड कम होता चला जा रहा है, जिससे बैंक्स को फायदा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया ई बैंकिंग के एडवांटेजेस। बढ़ते हैं अपन लोग डिसएडवांटेजेस के ऊपर। बैंक एंड इट्स क्लाइंट्स हैव टू इन्वेस्ट इन ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी। ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको पैसा लगाना पड़ेगा, आपको कंप्यूटर चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो ये कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिसएडवांटेज भी है। ट्रेनिंग इन टेक्नोलॉजी इज नीडेड एंड रिस्क ऑफ वायरस इन टेक्नोलॉजी हो रहा है आजकल। आज के डेट में कई फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, कंप्यूटर हैक हो जाते हैं, आपका आईडी पासवर्ड लीक हो जाता है, जिसकी वजह से फ्रॉड होने के चांसेस हैं कि सब में ऐसी लग जा रहा है भाई आजकल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम बढ़ने जा रहे हैं फॉर्म्स ऑफ ई बैंकिंग। ई बैंकिंग के कई फॉर्म्स है, ठीक है ना? किस किस फॉर्म में हमारे पास ई बैंकिंग अवेलेबल है, एक एक करके जरा जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है EFTS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, अच्छा इसको पढ़ाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कभी देखा है कि स्कूल में जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनकी सैलरी ऑटोमेटिकली एक दिन पर आ जाती है?
आपकी लेट्स से पापा लोगों ने ऐसा कर रखा होगा कि बिजली का बिल एक दिन अपने आप पे हो जाता होगा, होम लोन की ईएमआई अपने आप एक दिन पे हो जाती होगी। वो कैसे हो रही है? वो हो रही है EFTS के थ्रू, बिकॉज यहां पर आपको डायरेक्ट डेबिट और डायरेक्ट क्रेडिट की फैसिलिटी मिलती है। जैसे मैं अपने बैंक को बता चुका हूं, मेरा जो भी बिजली का बिल आए बिना मेरे से पूछे बैंक से पे कर दिया करो। तो वो क्या है? डायरेक्ट डेबिट की फैसिलिटी मुझे ऑफर हो रही है थ्रू माय बैंक। ठीक है, अच्छा होता क्या है जरा EFTS अब देख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर, जैसे कि सैलरी वगैरह हम ट्रांसफर करते हैं। अब ऑब्सेशन के अंदर 43 इंप्लॉइज काम करते हैं, तो 43 इंप्लॉइज को सैलरी 10 तारीख को जानी है, तो मुझे बस बैंक को बताना पड़ता है इनकी सैलरी भेज दो, तो डायरेक्ट डेबिट का ऑप्शन मुझे EFTS के थ्रू मिल रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ जाएं। इससे कुछ एडवांटेजेस है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पेमेंट्स आर मेड ऑन ड्यू डेट्स, कभी भी ड्यू डेट नहीं भूलते हैं। नो लॉस इन ट्रांजिट, एफर्टलेस ट्रांजैक्शंस एंड नो मिस हैंडलिंग ऑफ कैश। ठीक है, ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यार, अंग्रेजी की भाषा है, अगर लग रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो बता देना यार। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ रहे हैं, और आज हम बताने जा रहे हैं आपको ATM के बारे में। आज तक तुमने कभी ATM क्या सुना है? अब यहां पर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, जब भी उनसे पूछा जाता है ATM क्या है, वो ATM कार्ड के बारे में बताने लगेंगे। भाई पूछ रहे हैं ATM क्या है, ATM मशीन के बारे में पूछ रहे हैं। ATM कार्ड को डेबिट कार्ड बोलते हैं, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, तो कंफ्यूज मत होना। पेपर में कई बार जब काउंसिल के करेक्शन पर जा रहा था तो वहां पर मुझे ये प्रॉब्लम मिली, बच्चे से ATM पूछो, बच्चा ATM कार्ड के बारे में लिख के आ रहा है। ऐसा ना कर देना भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज एन ऑटोमेटिक मशीन, अ कस्टमर कैन विड्रॉ or deposit money with the help of this machine by inserting ATM card and by using PIN. ATM operates 24 hours. आज पहले क्या होता था कि हम ATM कार्ड से सिर्फ पैसे विड्रॉ कर पा रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, ATM से हम पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं और पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं। बस ATM कार्ड डालना है, अपना पिन यूज करना है और आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। एक तरह से मिनी बैंक का काम कर रहा है ATM। ये फैसिलिटी 24 आवर्स मिलती है आपको, रात बेरात तुम्हें कब भी जरूरत पड़े तुम्हें ATM की फैसिलिटी मिल रही होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं डेबिट कार्ड के बारे में। ये डेबिट कार्ड क्या होता है? तो तुम्हें सबको पता है कि डेबिट कार्ड क्या है, और मैं दिखा भी देता हूं, तुम सब लोगों ने देखा भी होगा। उसमें ऐसी कोई बड़ी चीज तो नहीं है। जैसे लेट्स से ये एक डेबिट कार्ड, मैं नाम छुपा रहा हूं, हाँ ये एक डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड की खासियत क्या है? अच्छा, डेबिट कार्ड भी ऐसा दिखता है, क्रेडिट कार्ड भी ऐसा दिखता है। डेबिट कार्ड भी ऐसा दिखता है, क्रेडिट कार्ड भी ऐसा दिखता है। डिफरेंस क्या होता है? डेबिट कार्ड को यूज करने से पहले हमारे बैंक में पैसा होना चाहिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, क्रेडिट कार्ड को यूज करते टाइम हमारे बैंक में पैसा नहीं होगा तो भी चलेगा, बिकॉज वो हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रहे होते हैं। आओ जरा समझते हैं कि डेबिट कार्ड है क्या आसान भाषा में। अ पर्सन कैन गेट अ डेबिट कार्ड बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक अकाउंट। ये कीवर्ड है, पैसा नहीं होगा डेबिट कार्ड नहीं यूज कर सकते, नहीं ये आपको मिलेगा। द कार्ड होल्डर कैन मेक इमीडिएट पेमेंट फॉर द परचेज गुड्स। अगर हमको कुछ भी ट्रांजेक्शन करना है, अपना ATM कार्ड देते हैं, जैसे शॉपिंग करनी है जूडियो से, सस्ता वही है, वहां से शॉपिंग करके आया, पैसा कार्ड से पेमेंट कर दिया, पिन डाला, हो गया। आगे बढ़ते इसके फीचर्स क्या है? कार्ड कैन बी यूज टू स्पेंड मनी अप टू डिपॉजिट मेड बाय द कार्ड होल्डर। ऐसा नहीं, मेरे अकाउंट में लेट्स से 25,000 रुपए है और मुझे 50,000 की जरूरत पड़ जाएगी, तो क्या डेबिट कार्ड काम में आएगा? नहीं भैया, कुछ काम में नहीं आएगा। ठीक है, कार्ड होल्डर डज नॉट गेट क्रेडिट फैसिलिटी, कुछ भी उधार जैसा फैसिलिटी आपको नहीं मिल रही होती है अंडर दिस स्कीम। कार्ड होल्डर में गेट सम डिस्काउंट्स, कभी कभी कुछ ऑफर्स आते हैं, कुछ रिडीमेबल पॉइंट्स मिलते हैं, इस तरह की फैसिलिटी भी आपको अपने रिस्पेक्टिव डेबिट कार्ड्स में बैंक के थ्रू मिल रही होती है। ठीक है, समझ में आ गया भाई? चलें बढ़े आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं बाबू क्रेडिट कार्ड क्या है। ये क्रेडिट कार्ड का मतलब उधार वाला कार्ड, और जिंदगी में ना जो विशियस सर्कल में फंसता है, डेट ट्रैप में फंसता है, वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करता है। मेरे पास भी हुआ करता था आज से कई साल पहले, लेकिन कई साल पहले मैंने उस क्रेडिट कार्ड को बंद कर दिया। 6-7 क्रेडिट कार्ड हुआ करते थे। जब नई नई नौकरी पकड़ता है इंसान, लगता है वाओ इट इज सो फैंसी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो डेट ट्रैप में फंसने लगोगे। डेट ट्रैप में फंसने से पहले अपन ने क्रेडिट कार्ड को तोड़ा, खत्म किया, पेमेंट किया और चाहिए ही नहीं। जितने पैसे हों उतने ही खर्च करो, उधार लेके खर्च करने की आदत नहीं है अपने में।
ठीक है, तो चलो बॉस, क्रेडिट कार्ड क्या होता है? एनीबडी हैविंग अ गुड रेप्यूटेशन कैन ऑब्टेन अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम अ बैंक। अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, तो आपको ऐसा फैसिलिटी, आपको क्रेडिट कार्ड ऑफर कर देती है आपका बैंक, ठीक है ना। इट इज अ टाइप ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट जैसा यूज कर सकते हैं। आपको एक लिमिट दे दी जाएगी, लेट्स से आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 2 लाख रुपए है, आप 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो 2 लाख में से जितना यूज करोगे उस पर आपको कुछ ना कुछ रिस्पेक्टिव चार्ज देना पड़ता है। खैर, फीचर्स क्या होते हैं? नो नीड टू डिपॉजिट मनी, नो नीड टू डिपॉजिट एडवांस मनी। पहले से कुछ पैसा जमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है क्रेडिट कार्ड के अंदर, बिकॉज ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। कार्ड होल्डर कैन मेक पेमेंट आफ्टर यूजिंग कार्ड। जब आप यूज कर लें, आपकी ड्यू डेट आए तो उसका बिल पे कर दें। कार्ड होल्डर्स पे सम चार्जेस फॉर द क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा 2-3% का चार्ज पड़ रहा होता है जनरली, आजकल वो भी कम होने लगा है। खैर, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टेली बैंकिंग की। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि टेली बैंकिंग तो भाई अब तो होती नहीं है। नहीं भैया, आज भी टेली बैंकिंग चल रही है। जब भी आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करना होता है, आज भी आप एक रिस्पेक्टिव फोन नंबर पे फोन करते हो, मिस कॉल मारते हो और उधर से आपके अकाउंट का बैलेंस आ जाता है, पिछले 5 ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग आ जाती है। ये सारी फैसिलिटी आज भी टेली बैंकिंग के थ्रू मिल रही है। होता क्या है, आइए देखते हैं। अंडर द सिस्टम, पर्सनल कंप्यूटर ऑफ अ कस्टमर is linked to telephone to bank's computer. It's a personal computer और फोन से लिंक होता है बैंक का कंप्यूटर। The customer can get information about the balance in his account. This facility is available 24 hours. Let's say आपने एक नंबर दे रखा है बैंक में, उसी नंबर से अगर आप कॉल करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट जैसी फैसिलिटी मिल जाती है एंड इट इज अवेलेबल 24 आवर्स। ठीक है ना भाई, समझ में आ रही है बात? चलो बाबू, आगे बढ़ते हैं। ये कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या होता है? ये वही है सीबीएस इनेबल्ड। ये होता क्या है, जरा इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अंडर दिस सिस्टम अ कस्टमर बिकम्स कस्टमर ऑफ द बैंक रादर देन कस्टमर ऑफ द ब्रांच। लेट्स से मेरा अकाउंट एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक ये आलमबाग ब्रांच लखनऊ के अंदर मेरा एचडीएफसी बैंक में खाता है, लेकिन मैं बॉम्बे में हूं। मैं बॉम्बे में भी जाकर अपना एचडीएफसी बैंक यूज कर सकता हूं, एक्सेस कर सकता हूं, वहां पे ब्रांच में जाके, बैंक में जाके बातें कर सकता हूं, जो भी जरूरत हो वो चीज कर सकते हैं। क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज हमारा एचडीएफसी बैंक या हमारा कोई भी एक्सवाईजी बैंक सीबीएस इनेबल्ड है। हम बैंक के कस्टमर हैं, ब्रांच के कस्टमर नहीं है। ठीक है, क्या लिखा है? बाय ओपनिंग द अकाउंट इन वन ब्रांच ऑफ द कस्टमर्स कैन ऑपरेट द सेम इन ऑल सीबीएस ब्रांचेस। ठीक है, ये मैंने बात आपको बता दी है। बढ़ते हैं, ये मोबाइल बैंकिंग क्या है साहिब? मोबाइल बैंकिंग क्या हो रहा है आज की डेट में? तो मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शन होने लगे हैं, एप्स आ गए हैं, यूपीआई पेमेंट, वॉलेट पेमेंट, ये सब मोबाइल बैंक का हिस्सा है। इट मींस ट्रांजैक्शंस थ्रू मोबाइल फोन। मोबाइल बैंकिंग इज एट लीस्ट 10 टाइम्स चीपर देन ब्रांच बैंकिंग। अब बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, गूगल पे, फोन पे, भीम, ठीक है ना। तो उन सब के थ्रू, पेटीएम के थ्रू हम वॉलेट पेमेंट कर सकते हैं, यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं कुछ और भी डिटेल इंफॉर्मेशन लाऊंगा, कब? ड्यूरिंग बोर्ड्स एग्जामिनेशन। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं और हम बात करने जा रहे हैं कि ये एसएमएस अलर्ट क्या होता है। एसएमएस अलर्ट का मतलब क्या होता है कि बॉस आपने अपना अकाउंट खोला, अकाउंट खोलते समय अपना एक फोन नंबर दिया, वो फोन नंबर रजिस्टर कर लेता है बैंक। ठीक है ना, कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, आपके अकाउंट में कुछ पैसा आया या आपके अकाउंट से कुछ पैसा कटा, फौरन आपको एक मैसेज आ जाएगा डेबिट या क्रेडिट का। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग एसएमएस अलर्ट। लिखा क्या है? अंडर दिस सर्विस कस्टमर गिव्स अ मोबाइल नंबर, द बैंक रिकॉर्ड्स अ मोबाइल नंबर इन द कंप्यूटर सिस्टम इन द कस्टमर्स अकाउंट। Whenever there is a transaction, there is a automatically SMS on customers mobile। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लास्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं मेरी जान। लास्ट टॉपिक है हमारा बैंक ड्राफ्ट। ये बैंक ड्राफ्ट की फैसिलिटी मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं। कई बार आपने अपनी स्कूल की फीस जमा करने के लिए ड्राफ्ट बनवाया होगा। होता क्या है, आओ जानते हैं। अ बैंक ड्राफ्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू रेमिट मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर।
एक जगह से दूसरे लोग को पेमेंट करने के लिए बैंक ड्राफ्ट इस्तेमाल किया जाता है। एनीबडी कैन ऑब्टेन द बैंक ड्राफ्ट बाय डिपॉजिटिंग द मनी इन अ बैंक। मेरा बैंक में खाता है, मेरे बैंक में पैसे हैं, हम जितने मर्जी का चाहें उतने मर्जी का ड्राफ्ट बनवा सकते हैं जिसको पे करना है। लेट्स से तुम जो एक मेरा ये वीडियो देख रहे हो आज, लेट्स से आप तुम्हारा नाम है लेट्स से तुम्हारा नाम है मनोज को पेमेंट करना है शुभम जगदीश को। तो मनोज ने मेरे नाम पर एक बैंक ड्राफ्ट बनवाया, मेरी बैंक की डिटेल्स वगैरह उसमें डलवा दी, तो मनोज के अकाउंट से पैसा कट के मुझे मिल जाएगा थ्रू बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, अब होता क्या, इसके फीचर्स क्या है? मनी कैन बी रेमिटेड इजिली एंड सेफली, द इशूइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन एंड नो डेंजर ऑफ डिसऑनर। ये जैसे चेक बाउंस हो सकता है, लेकिन कभी भी बैंक ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बिकॉज अगर किसी के बैंक में पैसे हैं तभी बैंक ड्राफ्ट बनता ही है। ठीक है ना, इतना सा पढ़ के रखो भैया, तुम्हारा ये चैप्टर खत्म है, फिर आगे बढ़ रहे होंगे, आगे के चैप्टर्स करा रहे होंगे, तो चैप्टर नंबर 1 2 3 4 आपको मुबारक हो। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ उसके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं। आज के वीडियो के बाद 1 2 3 4 आप जाकर तुरंत एक्सेस कर सकते होंगे। टिल देन कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।